आज की इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के जिले सूरत से। सूरत में ही एक पालनपुर नाम का इलाका पड़ता है और इसी पालनपुर इलाके में रहने वाला सोमनाथ सिंह जो नजदीकी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर स्कूल चपड़ासी का काम किया करता था। वह दिन रात मेहनत किया करता था। स्कूल में काम करने के बाद वह मेहनत मजदूरी भी कर लिया करता था। लेकिन इतना काम, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस स्कूल चपड़ासी सोमनाथ सिंह को महीने में स्कूल से केवल 12 से 13 हजार रुपए मिला करते थे। इन 12 से 13 हजार रुपयों से उसके परिवार का अच्छे तरीके से गुजारा नहीं चल पाता था। अब इसके परिवार में इसकी पत्नी रचना देवी होती है और एक बेटी भी होती है जिसका नाम सोनम होता है। सोनम ने पिछले साल जो है 12वीं की कक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह आगे पढ़ लिख नहीं पाती है क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। लेकिन एक दिन सोमनाथ सिंह अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटी तुम कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दो। सोनम कहने लगती है कि पिताजी मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन सोमनाथ जिद पर अड़ जाता है कि बेटी पढ़ाई तो तुम्हें आगे करनी ही पड़ेगी। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो फिर तुम्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से अब सोमनाथ सिंह की जो बेटी होती है सोनम, वह नजदीकी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेती है और हर रोज कॉलेज में जाना शुरू कर देती है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। सोनम जैसी कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर देती है तो सोनम की सहेलियों के पास, सभी के पास मोबाइल फोन होते हैं। लेकिन सोनम एक ऐसी लड़की होती है जिसके पास कोई भी किसी भी टाइप का स्मार्टफोन नहीं होता है। ये बात सोनम को महसूस होने लगती है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सोनम अपने कॉलेज से अपने घर पर आती है और अपनी माँ रचना देवी को कहने लगती है कि माँ मुझे भी एक स्मार्टफोन खरीद कर दे दो, क्योंकि मेरी सहेलियों के पास, सभी के पास स्मार्टफोन है लेकिन मेरे पास कोई भी फोन नहीं है और मैं बाहर पढ़ने भी जाती हूँ। अगर मुझे कहीं पर देर हो जाती है, कहीं मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं कम से कम तुम्हें फोन तो कर सकती हूँ। अब ये बात रचना को भी अच्छी लगती है, लेकिन रचना सोचने लगती है कि उसका पिता बहुत कम पैसे कमाता है, वह मोबाइल फोन खरीद कर कहाँ से देगा। अब रचना भी अपनी बेटी को समझाने लगती है। वह कहने लगती है कि बेटा तुम्हारा पिता बहुत कम पैसे कमाता है, वह तुम्हें मोबाइल फोन खरीद कर नहीं दे सकता। फिर भी रचना देवी अपनी बेटी सोनम को तसल्ली देते हुए कहती है कि चलो आज तुम्हारे पिताजी जैसे स्कूल से घर पर वापस आएंगे तभी मैं उनसे बात करूंगी। लगभग 4 बजे के आसपास सोमनाथ सिंह भी अपने घर पर आ जाता है और इसके बाद सोमनाथ की पत्नी रचना देवी अपने पति को कहने लगती है कि देखो बेटी कॉलेज में जाती है, हमें उसको एक अच्छा सा मोबाइल फोन खरीद कर दे देना चाहिए। लेकिन सोमनाथ जैसे अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि रचना तुम तो जानती हो कि मुझे स्कूल से 12 से 13 हजार रुपए महीने के मिलते हैं। अब इतने में मैं बेटी को पढ़ाऊंगा या फिर बेटी के लिए फोन खरीदूंगा। आखिरकार रचना अपने पति को कहने लगती है कि कोई पुराना मोबाइल फोन खरीद कर दे दो। और इस तरह से अब वहां पर जो सोनम होती है वो भी बैठी होती है, वो भी अपने पिता को यही बात कहने लगती है कि पिताजी चाहे मुझे कोई पुराना फोन ही खरीद कर दे दो लेकिन फोन जरूर खरीद दो। और इस तरह से बेटी सोनम जिद पर अड़ जाती है। सोमनाथ सिंह सोचने लगता है कि इकलौती बेटी है, उसके लिए अब तो मोबाइल फोन खरीदना ही पड़ेगा। और इस तरह से उसी रात तकरीबन 7 बजे के आसपास अब जो सोमनाथ सिंह होता है पास में एक मोबाइल की दुकान होती है, उस पर चला जाता है। उस मोबाइल फोन की दुकान पर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम जतिन होता है। जतिन से 3,500 रुपए का एक पुराना स्मार्टफोन खरीद लिया जाता है और इसके बाद सोमनाथ सिंह उस पुराने फोन को खरीद कर अपने घर पर ले आता है, अपनी बेटी सोनम को दे देता है। सोनम को जैसे फोन मिल जाता है तो सोनम उस फोन को देखकर बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक सोनम ने कोई भी स्मार्टफोन ही नहीं देखा था। और जैसी बेटी को फोन मिल जाता है तो पिता भी काफी खुश हो जाता है और उसकी माँ रचना देवी भी काफी खुश हो जाती है। अब कोई भी नहीं जानता था कि आगे चलकर ये जो फोन है पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होने वाला था और ये घटना भविष्य में घटने वाली होती है। इस तरह से 4-5 दिनों का वक्त गुजर जाता है। अब बेटी सोनम जैसी कॉलेज से आती थी, कॉलेज से आने के बाद बस दिन रात मोबाइल फोन पर चिपकी रहती थी। अब उस फोन के अंदर काफी पुरानी फोन की बैटरी होती है, वह उसको चार्जिंग पर भी बहुत ज्यादा लगाया करती थी। अब जैसे ही 15 सितंबर 2025 के शाम के 7 बजे के आसपास ये लड़की सोनम देवी अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगा देती है तो इसके बाद वह दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। और जैसे ही सोनम आधे घंटे में अपने मोबाइल फोन के पास आकर देखती है तो उसका मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो रहा होता है। और इसके बाद सोनम अपनी माँ रचना देवी को कहने लगती है कि माँ मेरा फोन जो है शायद खराब हो चुका है, मैं इसको लेकर
पास की जो मोबाइल फोन की दुकान है उस पर चली जाती हूँ और इसको मैं ठीक करवा के अभी लाती हूँ। और इसके बाद बेटी सोनम अपने घर से उस मोबाइल फोन को लेकर उस मोबाइल फोन की दुकान पर चली जाती है जिस पर जतिन नाम का लड़का बैठा हुआ था। अब जैसी वो मोबाइल फोन की दुकान पर पहुंचती है तो जतिन को कहने लगती है कि जतिन, मेरे पापा ने ये तुम्हारे से फोन खरीदा था और ये अब चार्ज नहीं हो रहा है। अब जतिन के पास जैसे ये लड़की पहुंचती है तो जतिन इस लड़की की तरफ देखता हुआ मुस्कुराता हुआ कहने लगता है कि सोनम, तुम कोई अच्छा सा नया फोन खरीद लो। लेकिन लड़की वहां पर कहने लगती है कि मेरे पिता ने ये पुराना फोन ही बड़ी मुश्किल से मेरे लिए खरीदा था और ये अब ये नहीं चलता है, मैं नया फोन कहाँ से खरीद लूं, मेरा पिता काफी कंजूस है, वो पैसे खर्च के राजी नहीं है। ये बातें जब कही जाती है तो जतिन मौका तलाशने लगता है। वह देखता है कि उसकी दुकान पर कोई भी दूसरा ग्राहक नहीं होता है और अब ये लड़का इस लड़की सोनम को उकसाने लगता है। जतिन इसको कहने लगता है कि सोनम, मैं तुम्हें नया मोबाइल फोन दे सकता हूँ। अब जैसे ही लड़की जतिन की इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि मुझे नया फोन कहाँ से मिलेगा। तभी जतिन कहने लगता है कि मैं तुम्हें नया फोन दे दूंगा लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सोनम लड़की जैसे जतिन की इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ, तुम मुझे नया फोन दे दो और मैं तुम्हें वो सब दे दूंगी जो तुम चाहते हो। और इस तरह से जतिन वहां पर काफी खुश हो जाता है। जतिन अब इस लड़की को कहने लगता है कि तुम ऐसा करना, आज रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास मेरी इस दुकान पर आ जाना और फिर दोनों वक्त गुजारेंगे और इसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छा स्मार्टफोन दूंगा। और इस तरह से लड़की भी वहां पर खुश हो जाती है और ये लड़की फिर अपना पुराना फोन इसी दुकान पर छोड़ देती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। अब जैसे घर पर वापस आ जाती है तो फिर खाना पीना खत्म करने के बाद जो बेटी सोनम होती है वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और माता पिता दूसरे कमरे में लेट जाते हैं। अब सोनम इंतजार करने लगती है कि कब उसके माता पिता सोएंगे और कब वो घर से बाहर निकलेगी। अब जैसे तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो सोमनाथ सिंह और उसकी पत्नी रचना देवी अपने कमरे में जाकर सो चुके होते हैं। लेकिन आज इस लड़की सोनम को नींद नहीं आती है। सोनम अब गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद सोनम तुरंत अपने घर से दबे पांव छिपते छिपाते हुए बाहर निकलती है और इसके बाद उस दुकान पर पहुंच जाती है जिसमें जतिन अपनी दुकान का शटर बंद करके बैठा हुआ था। और इसके बाद दुकान के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। जतिन तुरंत अपनी दुकान का शटर खोलता है और इसके बाद ये लड़की सोनम जतिन के साथ इस दुकान के अंदर चली जाती है। जतिन अपनी दुकान का शटर बंद करता है और इसके बाद ये दोनों इस दुकान के अंदर अपना वक्त गुजारने लगते हैं, अपने गलत रिश्ते कायम करने लगते हैं। जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो इसके बाद जतिन इस लड़की को नया स्मार्टफोन दे देता है और ये लड़की हंसते मुस्कुराते हुए रात के 12:30 बजे के आसपास छिपते छिपाते हुए दबे पांव फिर से अपने घर पर वापस आ जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि लड़की गलत रास्ते पर चल चुकी है, ना ही इसके माता पिता को इस बात की भनक तक लगती है। और इस तरह से आज जतिन ने जैसे वो काम किया था तो जतिन ने इसको पहले ही बोला था कि जब भी मैं तुम्हें दुकान पर बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, और लड़की ने भी वहां पर मना नहीं की थी, लड़की भी मान गई थी। और इस तरह से दोनों की जब ये बात बन जाती है तो फिर यही सिलसिला शुरू हो जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन लड़की इसकी दुकान पर जाती थी, इससे कुछ पैसे भी लेती थी और फिर इसके बाद दोनों अपने गलत रिश्ते कायम किया करते थे। लेकिन लड़की सोनम इस बात से अनजान होती है कि आगे आने वाले समय में जो फोन जतिन ने इसको दिया है यही फोन उनके पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक दिन लड़की रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने कमरे में बैठी हुई अपना मोबाइल फोन चला रही होती है। इसका पिता अचानक से उस कमरे में आ जाता है। सोमनाथ सिंह देखते हैं कि बेटी के हाथ में नया मोबाइल फोन होता है। सोमनाथ पूछने लगता है कि बेटी, तुम्हारे पास नया फोन कहाँ से आया है, तुम्हारा जो पुराना फोन है वो कहाँ चला गया है। अब इसके बाद बेटी अपने पिता सोमनाथ को कहने लगती है कि पिताजी, मेरा फोन खराब हो गया था जिसकी वजह से मैंने उस फोन को जतिन की दुकान पर छोड़ दिया था। जैसे ही वो फोन ठीक हो जाएगा तो फिर ये नया फोन मैं अपनी सहेली का वापस कर दूंगी। कुल मिलाकर लड़की झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि ये फोन मेरा नहीं है, ये मेरी सहेली का फोन है। और इस तरह से पिता सोमनाथ भी यही बात सोच लेता है कि शायद अपनी सहेली का फोन लिया होगा। और इस तरीके से बात आई गई हो जाती है।
लेकिन जैसे 3-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है तो एक तारीख आ जाती है जिसमें 24 सितंबर 2025 की रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। जतिन इस लड़की सोनम के पास फोन कॉल करता है। सोनम को कहा जाता है कि आज रात तुम्हें मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। सोनम भी कहती है कि मैं तेरी दुकान पर जरूर आऊंगी, और इस तरह से बात बनकर दोनों की तैयार हो जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। पूरा परिवार खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाता है, और इसके बाद सोनम रात के 11 बजे के आसपास फिर से अपने घर से बाहर निकलती है। जतिन की दुकान पर भी पहुंच जाती है। जतिन की दुकान का शटर खोला जाता है, और फिर देखते ही देखते जतिन इस दुकान से बाहर निकलता है और लड़की सोनम को इस दुकान के अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन आज इन दोनों की किस्मत खराब होती है, क्योंकि सोनम पर एक पड़ोसी भी नजर रख रहा होता है जिसका नाम ईश्वर सिंह होता है। ईश्वर सिंह जो कि एक शराबी होता है, लेकिन उसने इतनी ज्यादा शराब भी नहीं पी रखी थी कि उसको बात समझ ना आए। ईश्वर सिंह जैसे ही इस लड़की सोनम को जतिन की दुकान में जाते हुए देख लेता है तो सारी बातें इसकी समझ में आ जाती है। ईश्वर शराबी ने पहले इसकी मां रचना को भी जतिन की दुकान पर आते जाते देखा था। अब ईश्वर सिंह सोचने लगता है कि इस बात की खबर इसके माता पिता को शायद नहीं है, ये बात मुझे सोमनाथ सिंह को बतानी चाहिए। और इसके बाद ईश्वर सिंह सोमनाथ के घर के दरवाजे पर आकर रात के 11:15 बजे के आसपास दस्तक देने लगता है। इसके बाद सोमनाथ सिंह की आंख खुलती है। सोमनाथ घर का दरवाजा खोलता है, देखता है कि ईश्वर शराबी उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ईश्वर कहने लगता है कि सोमनाथ, तुम्हारी बेटी गलत रास्ते पर चल चुकी है, तुम्हारी बेटी जतिन की दुकान में है। अब सोमनाथ उसको धमकाने लगता है, कहने लगता है कि मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही है। ईश्वर कहने लगता है कि पहले अपनी बेटी को देखो और फिर मेरे से बात करो। इसके बाद सोमनाथ अपनी बेटी सोनम के कमरे में जाता है। सोनम वहां पर नहीं होती है। सोमनाथ अब यकीन करने लगता है, और इसके बाद सोमनाथ अपने घर से बाहर निकलता है। साथ में ईश्वर सिंह भी इस सोमनाथ के साथ चलता है, और फिर देखते ही देखते ये दोनों जतिन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। जतिन की दुकान के शटर पर दस्तक दी जाती है। 10 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला जाता है, और फिर जैसे ही इन दस्तकों की आवाज ज्यादा ऊंची हो जाती है तो फिर जतिन अपने दुकान का शटर खोल देता है। सोमनाथ अंदर जाकर देखता है, नजारा ही कुछ और होता है। और इसके बाद सोमनाथ अपनी बेटी सोनम को वहां से रंगे हाथ पकड़ लेता है। वहां पर जतिन की भी पिटाई की जाती है, और इसके बाद पिटाई करते करते सोमनाथ अपनी बेटी को अपने घर तक ले आता है। और फिर इसके बाद वो जो ईश्वर शराबी होता है वो सोमनाथ के कान भरना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर सिंह जो है सारी सच्चाई बता रहा होता है। ईश्वर सिंह उसको बताता है कि तुम्हारी पत्नी रचना देवी भी कुछ कम नहीं है, उसको भी मैंने पिछले महीने ऐसे ही रंगे हाथ पकड़ लिया था, लेकिन रचना देवी ने मुझे मना कर दिया था कि हमारा घर बर्बाद हो सकता है, इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी पत्नी की तरह इस जतिन से मिलने लगी थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ तुम्हारे सामने रखा है। और अब इसके बाद सोमनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अब रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोमनाथ अपनी पत्नी की भी पिटाई करना शुरू कर देता है। पड़ोसी भी वहां पर खड़े होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं। पड़ोसियों को भी इस बात की भनक लग जाती है कि माँ बेटी दोनों ही जतिन के साथ गंदा काम करती है, लेकिन पड़ोसी बीच बिचाव करवा देते हैं और इस तरह से मामला शांत हो जाता है। लेकिन अब सोमनाथ सिंह सोचने लगता है कि उसकी पत्नी रचना देवी ने भी उसको धोखा दिया है और उसकी बेटी ने भी उसको धोखा दिया है। इस बात से जो सोमनाथ सिंह होता है वो टूट जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 2 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के लगभग 10:30 बजे के आसपास आज सोमनाथ सिंह अपने स्कूल में काम करने नहीं जाता है। वह शहर में जाता है। शहर में एक दुकान पर जाता है, वहां से कुछ रस्सियां खरीदता है। रस्सियां खरीदने के बाद किसी मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाता है, वहां से नशीला पदार्थ खरीद लिया जाता है। और इसके बाद एक पेट्रोल पंप पर जाता है, वहां से 5 लीटर पेट्रोल खरीद लिया जाता है। ये सब खरीदने के बाद आज सोमनाथ सिंह अपने घर पर आ जाता है। कोई नहीं जानता था कि सोमनाथ सिंह आज किस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला है। अब जैसी शाम हो जाती है तो शाम के समय खाना बनाया जाता है और पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है। लेकिन उस खाने के अंदर आज सोमनाथ सिंह ने पहले ही नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसकी वजह से सोमनाथ सिंह की जो पत्नी रचना देवी होती है वो भी उस खाने को खाने के बाद बेहोश हो जाती है और फिर उसकी बेटी सोनम भी बेहोश हो जाती है। रात के करीब
10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। सोमनाथ सिंह अपने कमरे से बाहर निकलता है। अब जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है, वह देखता है कि वो मोबाइल फोन जो जतिन ने दिया था वो पास में ही पड़ा हुआ था। इसके बाद सोमनाथ सिंह उस मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाता है, उस पर कुछ पेट्रोल भी छिड़कता है, और ये सब काम करने के बाद सोमनाथ देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों बेहोश हैं। तो फिर वह अपनी पत्नी और बेटी दोनों के हाथ पैर बांधता है। हाथ पैर बांधने के बाद फिर वह उन दोनों पर पेट्रोल छिड़कता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद वह पूरे घर के अंदर उस पेट्रोल को छिड़क देता है, और फिर देखते ही देखते सोमनाथ सिंह उस घर में आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटी जलकर वहां पर राख हो जाती है। और ये सब घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जो सोमनाथ सिंह होता है अपने घर से बाहर निकल जाता है। सोमनाथ इस घटनाक्रम में बच निकलता है। जैसे सुबह होती है तो सुबह के समय पड़ोसी देखते हैं कि सोमनाथ के घर में आग लग कर बुझ चुकी होती है। एक पड़ोसी जिसका नाम रविकांत होता है, वह सोमनाथ सिंह को आवाज लगाता हुआ घर में आता है। घर में आने के बाद वह देखता है कि सोमनाथ सिंह तो वहां पर नहीं होता है, लेकिन घर के अंदर आग की वजह से उसकी बेटी और पत्नी की मौत हो चुकी थी। उनकी जो लाशें होती है, जली हुई लाशें कमरे में पड़ी हुई थी। और इसके बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन कॉल किया जाता है। मौके पर पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस पूरे घटनाक्रम का मुआयना करती है और लाशों को बरामद कर लेती है, और इसके बाद पुलिस इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही सोमनाथ सिंह भी बैठा हुआ था। पुलिस के आने का पुलिस स्टेशन के अंदर ही इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में सोमनाथ सिंह को बैठा हुआ देखती है तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हम इस सोमनाथ सिंह को इधर उधर तलाश कर रहे थे, ये तो पहले से ही पुलिस स्टेशन के अंदर आकर बैठ चुका है। अब इसके बाद वहां पर सोमनाथ सिंह पुलिस वालों को कहने लगता है कि मेरे घर के अंदर रात के समय फोन फट गया था और मैं किसी जरूरी काम से बाहर चला गया था, जिसकी वजह से यानी कि फोन के फटने की वजह से मेरे पूरे घर में आग लग गई थी। फोन के पास ही पेट्रोल भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी और मेरी बेटी जलकर मर गई थी। लेकिन मैं जैसे घर पर आता हूं तो देखता हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी की मौत हो चुकी थी। पास में फटा हुआ फोन भी पड़ा हुआ था। इस तरह से बहाने लगाते हुए पुलिस के सामने सोमनाथ सिंह ये सारी बातें बताने लगता है, लेकिन पुलिस इन सारी बातों का विश्वास नहीं करती है। उसी समय सोमनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर, जेल के अंदर डालकर इसकी खूब जमकर पिटाई की जाती है। थोड़ी देर में ही सोमनाथ सिंह अपना पूरा जुर्म कबूल लेता है और इसके बाद पूरी सच्चाई को पुलिस के सामने खोलकर बताने लगता है। पुलिस जैसे ही सोमनाथ की पूरी बातों को सुन लेती है, पूरी सच्चाई को सुन लेती है, तो इसके बाद पुलिस सोमनाथ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर लेती है और इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर देती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब सोमनाथ सिंह के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सोमनाथ सिंह ने पुलिस के सामने जो एक बहाना बनाया था कि फोन के फटने की वजह से मेरी पत्नी और मेरी बेटी की मौत हुई है, वो बिल्कुल गलत बात होती है। सोमनाथ सिंह ने अपने ही हाथों से अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।